बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 22 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं अध्याय 2 है और पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज हम केवल 22 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन आ, इसमें जो गलत निशान लग गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा सकल घरेलू यानी जीडीपी का मापन किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी यानी शक्कर या गुड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल कहलाता है। तो इसको कहते हैं, तीनों क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसका उत्पादों से जो आय प्राप्त होती है तो उसको क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको हम जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब है आपको बताना है खाली स्थान। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्रक में होता है, यानी कि वेतन और छुट्टी का प्रावधान किस में होता है, संगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन। तो ये मधुमक्खी पालन इसमें बनना है आपको प्राथमिक क्षेत्रक में आता है और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका है। तो इसमें क्या बनना है आपको, सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ध्येय लाभ कमाना नहीं होता। इसमें बनना है आपको लाभ कमाना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित एवं वेतन नियमित होते हैं। ठीक है, यानी जो संगठित सरकारी क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र होते हैं, उसमें रोजगार कैसे होता है, सुरक्षित होता है और वेतन कैसा होता है, नियमित होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, सत्य सत्य आपको बताना है। तो इसमें सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है जो काम करने में सक्षम है और उन्हें काम की ज़रूरत है। देखिए, मनरेगा के तहत 150 नहीं है, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर 150 की जगह 100 होता तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जो सत्य हो जाएगा। यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो यह सत्य हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के क्षेत्रक तीनों
का योग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है प्राथमिक और द्वितीय लिखा है। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि इसमें लिखा होता प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो क्या हो जाता, फिर सत्य हो जाता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी संगठित क्षेत्र यानी जो सरकारी क्षेत्र होते हैं वो नौकरियां कैसी होती हैं, उसमें संगठित क्षेत्र होते हैं उसमें नियमित वेतन मिलता है। ठीक है, और नौकरियां अधिक वेतन वाली होती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं, जो असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसमें सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो एक तरफ ए दिया है, एक तरफ बी दिया है, तो इसमें संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या होता है संगठित क्षेत्र में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। ठीक है, कार्य के स्थान ई डालेंगे, यहाँ पर डैश करेंगे, ई डालेंगे, उसमें लिखेंगे कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं। असंगठित क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है, तो इसका डैश करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द और यहाँ पर लिख देंगे कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें इसके आगे लिखेंगे आप सरकारी क्षेत्र होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आ, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। यानी सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, जिनमें सरकार का स्वामित्व होता है, तो इसके आगे लिखेंगे सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें इसके आगे डैश करके लिखना है आपको ऑप्शन बा, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र, तो इसके आगे लिख रहे हैं व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र, तो इसके आगे डैश करके लिखना है आपको 7 नंबर और इसके आगे लिखना है सेवा क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है यानी विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक यानी मजदूर होते हैं, वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया, तो आप देखेंगे मनरेगा सबसे पहले 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 625 जिले। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी होती है, तो अल्प बेरोजगारी यानी कुछ समय के लिए ही काम मिलता है इनको, तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है, सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है, तो कितने गुना हुई है 5 गुना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है किस बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। यानी छिपी बेरोजगारी क्या होती है, जब किसी कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में लाखों शिक्षित लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। यानी लोग पढ़े लिख गए हैं लेकिन उनके लिए, शिक्षित तो हो गए लेकिन उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं है, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे हम, खुली बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा में कितने दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है,
तो मनरेगा 2005 में लागू किया गया था 625 जिलों में। इसमें एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखिए अध्याय 3 है ये भी अर्थशास्त्र का चैप्टर है और पार्ट का नाम है मुद्रा और साख। ठीक है, इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, मुद्रा के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? मुद्रा के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुद्रा से उपभोग को लाभ होता है, उपभोक्ता को लाभ होता है, मुद्रा से उत्पादन को लाभ होता है और मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मुद्रा निम्नलिखित में से, इसका देखिए मुद्रा निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हम बचत कहते हैं। आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, RBI भी बोलते हैं इसको, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो पहले क्या है, जो व्यापार होता था तो वस्तु अदला बदली करके, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं को अदल बदल के लोग अपना जो प्रारंभ की अवस्था थी, तो व्यापार किसके द्वारा होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसको दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा को। मुद्रा यानी रुपया। जब हम कोई वस्तु लेने जाते हैं तो बिना मुद्रा के हम कोई वस्तु क्रय नहीं कर पाते, यानी नहीं खरीद पाते। तो मुद्रा क्या होती है? रुपया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हथकरघा। तो इसमें बनना है आपको कार्यशील पूंजी है। ठीक है, क्या बनना है इसमें? कार्यशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऋणों पर स्वयं सहायता समूह, यानी स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20, है ना। तो इसमें क्या बनना है? स्वयं सहायता समूह की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक। इसमें बनना है चेक। भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। आधुनिक काल की मुद्रा कौन सी है? चेक है। और कागज के करेंसी नोट हैं और सिक्के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। ठीक है, तो भारतीय RBI है ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। औपचारिक स्रोतों में कौन आता है? बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं। तो इनकी कार्यप्रणाली पर नज़र कौन रखता है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्रक ऋण की ब्याज दर अधिक होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य अवलेख असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त, ऋण माने क्या होता है? लोन। जब हम कोई बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋण। प्राप्त करना कहीं कठिन है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी कि हमें पैसे की कभी ना कभी आवश्यकता जरूर पड़ती है, तो जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं या किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मुद्रा सोने चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेतों से ऋण की चुकौती महत्वपूर्ण रूप से आय पर निर्भर है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समर्थक ऋणाधार कर्जदार मालिक की संपत्ति है। ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका 15%, आप देख सकते हैं 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बताना है टेबल सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक तरफ खंड का दिया है, एक तरफ खंड खा दिया है। तो इसमें देखिए औपचारिक ऋण, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा। इसके आगे डैश करके लिखेंगे ऑप्शन बा, आप देखेंगे मैंने लिखा है, और SBI, ठीक है, इसमें लिख देंगे SBI, यानी औपचारिक ऋण का उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बा SBI। दूसरा है ऋण समझौते निर्दिष्ट करता है, तो इसका डैश करेंगे यहाँ पर, इसमें लिखेंगे ऑप्शन आ ब्याज दर, ठीक है, तो इसके आगे लिख देंगे ऑप्शन आ ब्याज दर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है, जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो वो काय का होता है, ATM का कार्ड प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, तो प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, यानी प्लास्टिक मुद्रा या प्लास्टिक मनी। तो इसके आगे क्या लिखना है आपको, ई नंबर का लिखना है ATM कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है, मुद्रा को चलन से बाहर कर देना, या इसको हम नोटबंदी भी कहते हैं। तो आप देखेंगे 8 नवंबर 2016 को अपने देश में यानी भारत देश में नोटबंदी की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा 2016, यानी कि विमुद्रीकरण क्या होता है, मुद्रा को चलन से बाहर कर देना। अगला क्वेश्चन है महाजन से ऋण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द अनौपचारिक ऋण, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द अनौपचारिक ऋण, यानी कि जोड़ियों को आपको हमेशा आमने सामने लिखना है। अगला क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसको हम RBI भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, यानी कि कभी ना कभी हम वस्तु क्रय करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम उनको मुद्रा देते हैं तभी हमें वो वस्तु देते हैं। तो विनिमय का माध्यम क्या होता है, वस्तुओं, जब हम किसी को मुद्रा देंगे तभी वो हमें वस्तु देगा, ठीक है, तो इसका विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, मुद्रा को कहा जाता है, यानी रुपये। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त नगद को लोग आजकल कहाँ जमा करते हैं, यानी हमारे पास जो पैसा बचता है तो उसको हम, अतिरिक्त पैसा होता है उसको हम कहाँ करते हैं जमा, बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पेज नंबर 114 है, देखिए, और ये मॉड्यूल का प्रश्न है सभी। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी कि आधुनिक मुद्रा होती है बहुमूल्य धातु से नहीं बनी, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, तो किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। अगला क्वेश्चन है जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आवश्यकताओं का द्वारा संयोग, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं को प्राप्त करना, तो उसको कहते हैं आवश्यकताओं का द्वारा संयोग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित किए गए थे, तो इसमें देखिए 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित किया गया था 8 नवंबर 2016, है ना। इसमें 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित किया गया है, यानी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था, यानी विमुद्रीकरण किया गया था। तो कब किया गया था, इसको हम नोटबंदी भी कहते हैं, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, यानी 500 के और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखिए अगला, ये भी उसका चैप्टर है, अर्थशास्त्र का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का चैप्टर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखिए इसके सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है
किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? तो 1991 में। यानी कि किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, संपत्ति जैसे जमीन खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। यानी कि कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से इसमें बनना है नई और उन्नत तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनी को भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों से कम दरों पर सामान खरीदते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे आप? कम भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। इसमें भरेंगे आप विदेशी निवेश। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, निवेश माने क्या होता है? पैसा लगाना, पैसा खर्च करना, तो उसको क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुत सारे देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या किसे कहते हैं? एक से अधिक देशों में उत्पादन करने एवं व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यानी विश्व व्यापार के संगठन देशों की सदस्य संख्या कितनी है? 160 के आसपास। यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की बात हो रही है जी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पूरी दुनिया में, विश्व में कितने हैं? लगभग 160 देश हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला। तो ये सत्य हो जाएगा। यानी कि वैश्वीकरण आने के कारण भारत के जो गरीब लोग हैं उनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमता कम हुई है। ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र में उत्पादन करती है। ये असत्य हो जाएगा। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? जो एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ियां लेते हैं टेबल आपकी। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, जी सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक तरफ खंड का दिया, एक तरफ खंड खा दिया है। पहला क्वेश्चन है, इसमें सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डैश करेंगे, ऑप्शन बा लिखेंगे, ये बा लिखा है मैंने, और इसके आगे लिख रहे हैं उदारीकरण। यानी सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे देशों से सामान खरीदना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर डैश करेंगे, इसके आगे लिखेंगे आ लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं? आयात। जब हम दूसरे देशों से सामान या वस्तुएं मंगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आयात कहा जाता है। जब हम अपने देश से दूसरे देशों के लिए वस्तुएं भेजते हैं तो उसको निर्यात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर डैश करेंगे, ऑप्शन दा डालेंगे, इसके आगे लिखेंगे कॉल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो इसको क्या कहते हैं? इसके आगे डैश करेंगे, इसको ई लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे वैश्वीकरण। तो ई और वैश्वीकरण है ना।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसके आगे लिखना है आपको ऑप्शन सा यहाँ पर, और 1995, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एक वाक्य शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1991। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है, आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार अवरोधक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। 1995 में जो फोर्ड कंपनी थी उसने 1700 करोड़ रुपए का एक संयंत्र लगाया था चेन्नई में, और ये कब लगाया था? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से संबंधित कौन से नियम बनाता है? यानी विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारण करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उसको विश्व व्यापार संगठन उनके लिए क्या बनाता है? नियम बनाता है, नियम निर्धारण करता है। अब इसके बाद अगला चैप्टर है आपका अध्याय 1, पाठ का नाम है विकास। अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसके भी प्रश्नों को लेते हैं हम। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का परिणाम है। तो इसका देखिए, जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस देश की जनसंख्या से। यानी किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उस देश की जनसंख्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है? तो बहुत अधिक होता है। विकसित देश होते हैं तो उनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सबसे अधिक होता है, बहुत अधिक। हमारा देश है कैसा है? विकासशील देश है। ठीक है, और मध्यम आय वाला देश है भारत। तो इसमें देखिए, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, औसत साक्षरता स्तर भी देखा जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छे संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SDI का पूरा नाम क्या है? तो इसका है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, SDI। अगला क्वेश्चन है, औसत आय को किस नाम से जाना जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो औसत आय को हम क्या कहते हैं? और प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो मध्यम श्रेणी में आता है भारत। मध्यम यानी क्या होता है? बीच का। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट, GDP का पूरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी ये GDP प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों, तीनों क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाता है। आय जो उत्पादन होता है उसको जोड़ा जाता है और उसको कहते हैं हम GDP। इसका पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके बाद में आपको बताना है खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से जनता के, इसमें बनना है आपको जीवन स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास क्या होता है? जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारा आर्थिक विकास होता है, तो जिससे हमारा जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल नवीकरणीय
साधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वो हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय, इसमें यूएस डॉलर, ये काय का निशान है, डॉलर का, है ना। यूएस डॉलर 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है। यानी जो विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित देश होते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर, ये डॉलर का संकेत है, आप देख सकते हैं डॉलर का संकेत है, और 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, यानी जो धनी देश होते हैं। और जो गरीब देश होते हैं, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम होती है, उसको निम्न आय वाला देश कहा जाता है। तो इसमें देखिए जो गरीब देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, यूएस डॉलर 2,500, और जो अमीर देश विकसित राष्ट्र होते हैं यानी उनको उनकी यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, 49,300 या उससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट, तो इसमें बनना है आपको यूएनडीपी संस्था जारी करती है, ठीक है। यानी मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ये केरल हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा अधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा कौन सा है, केरल। अगला क्वेश्चन है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इसमें देखिए विकसित राष्ट्र कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, यानी उसको विकसित राष्ट्र बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है। और जो गरीब राष्ट्र होते हैं, गरीब देश होते हैं, यानी कि निम्न आय वाले देश होते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम होती है। लेकिन भारत हमारा देश मध्यम वाला आय वाला देश है। देखिए इसमें एक लाइन जोड़ी मैंने, भारत मध्यम आय वाला देश है और प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर आप देखेंगे 6,700 प्रति वर्ष है ना। तो जो इसमें देखिए तीनों देशों की आपको मध्यम आय वाला देश किसे कहते हैं, गरीब आय वाला, गरीब देश कौन सा हो जाएगा, तो हमारा देश मध्यम आय वाला देश है भारत, ठीक है। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 49,300 होती है वो क्या कहलाते हैं, विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, यानी कि धनी देश कहलाते हैं। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर कितनी 2,500, ठीक है, यानी 2,500 होती है, वो निम्न आय वाले या गरीब देश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विकसित राष्ट्र जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 होती है। और भारत हमारा मध्यम आय वाला देश है, इसकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 6,700 प्रति वर्ष है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये विकसित राष्ट्र है और ये गरीब या निम्न आय वाला, लेकिन हमारा देश भारत मध्यम आय वाला देश है, इसकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 6,700 प्रति वर्ष है। अब इसके बाद आपको बताना है सत्यासत्य। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य और असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएमआई की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ये सत्य हो जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में किस में की जाती है, डॉलर में। अगला क्वेश्चन है, विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल की शिशु मृत्यु दर अधिक है, तो ये असत्य हो जाएगा, यानी केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक तरफ खंड का खंड खा दिया है, अच्छे संसाधन, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको, ऑप्शन था भूजल, है ना। अगला क्वेश्चन है विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, इसके आगे लिखना है आपको विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, ऑप्शन आ विश्व बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो इसके आगे आपको करना है केरल, है ना, ऑप्शन द केरल। अगला क्वेश्चन है कामकाजी परिवार की शहरी महिला, तो इसके आगे डैश करके लिखना है अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी, तो इसमें लिखेंगे आप अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी। अगला क्वेश्चन है एसडीआई में भारत का स्थान, तो इसके आगे डैश करके लिखेंगे 130वां, यानी कि एसडीआई में भारत का स्थान कौन सा है, 130वें नंबर पर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, तो इसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य स्थिति देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने वाला सूत्र लिखिए, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटे में देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। इकाई का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का, यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, जो हमारे देश की जीडीपी होती है उस वो आय, और उसके बाद में कुल देश की जनसंख्या से उसमें भाग दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है, तो इसका वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है, तो इसके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हम राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल हो जाएगा, यानी सबसे कम मृत्यु दर कौन से राज्य में है, केरल में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्य में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो आप देखेंगे हरियाणा की सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय 2,03,340, है ना, और केरल की कितनी है 1,84,000, और बिहार की कितनी है 38,631, है ना। तो हरियाणा राज्य की सबसे ज़्यादा है, और केरल की हरियाणा राज्य की कितनी है 2,03,340, यानी देखिए हरियाणा राज्य की कितनी है 2,03,340, और केरल की कितनी है 1,84,000, और बिहार की कितनी है 38,631। अगला क्वेश्चन है किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2016 की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सी आय वर्ग वाला देश है, तो मध्यम आय वर्ग वाला देश है भारत। इसकी प्रति व्यक्ति आय डॉलर कितनी है 6,700 $। अगला क्वेश्चन है लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं, तो भिन्न भिन्न अथवा परस्पर विरोधी होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके अर्थशास्त्र के सभी जितने भी चैप्टर हैं इसमें कक्षा 10 में, उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया गया था। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।